हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो रेजोनेंस के बारे में अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के रिगार्डिंग कुछ गलत फहमियाँ होती हैं स्टूडेंट्स को। तो वो क्या होती हैं गलत फहमियाँ? तो सबसे पहली बात कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है और उसके अंदर रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स बनती है, तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कि वास्तव में वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल जो डेटा हमें मिला है उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में कि जितनी भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि मॉलिक्यूल थोड़ी देर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है, थोड़ी देर बाद वो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में चला जाता है, उसके बाद वो तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो ऐसा नहीं होता है कि मॉलिक्यूल अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता रहता है, कि थोड़ी देर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये भी मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है। जैसे हमने ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर लिखी है, तो ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रक्चर से ये इसमें कन्वर्ट हो गया और वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से फिर वापस रिएक्टेंट बन जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हैं। ये साइन इक्विलिब्रियम का होता है, रेजोनेंस का नहीं होता है। रेजोनेंस का हमने बताया था क्या होता है, इस टाइप से डबल हेडेड एरो बनाते हैं हम, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इसके बाद में कि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है, तो सब जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जब उन सबको मिक्स कर दिया जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है। जैसे कार्बोनेट आयन की हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है 3, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दी। तो एक्चुअल में कार्बोनेट आयन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? जब हम तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा होता है वही हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है यही हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि स्टूडेंट्स को क्या क्या मिसकंसेप्शंस होती है रेजोनेंस के बारे में। इसके बाद अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्टेबिलिटी, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। कि जो ये तीनों जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारी कार्बोनेट आयन की, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस की वजह से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस की वजह से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है। और जितनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल की डिक्रीज होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, कि जब भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है तो उस मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी की हमने डेफिनेशन देख ली है। एक्चुअल में रेजोनेंस एनर्जी न्यूमेरिकली कितनी होती है,
तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी एक्चुअल एनर्जी। अब मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस में एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस में एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम, कि जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी हमें पता चल जाए, और जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें से जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी एनर्जी पता चल जाए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जो सबसे स्टेबल हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी को, तो हमारे पास आ जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। तो डायग्राम से अगर हम देखें, एनर्जी डायग्राम से अगर हम देखते हैं, ये हमारी एनर्जी है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमारी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सपोज कि कोई मॉलिक्यूल है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमें उस केस में रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, तो उस मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी, और ये 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वही सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में से एनर्जी देखें तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, नीचे वाले की, क्योंकि नीचे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो पहले वाले की एनर्जी सबसे कम है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ये, और जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो इस टाइप से हम रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ, कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होती है तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कि या फिर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। तो बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड लेंथ की, कि जैसे हमारे पास ये कार्बोनेट आयन है, ये 3 हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखना है, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ चेक करनी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखें, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 116 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन कार्बोनेट आयन के अंदर जब हम देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो ये आती है हमारी 131 पिकोमीटर। जब हम एक्सपेरिमेंट से कार्बोनेट आयन की कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को पता करते हैं तो इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ आती है वो होती है 131 पिकोमीटर, और तीनों बॉन्ड लेंथ कार्बन, ये कार्बोनेट आयन है, इसके अंदर 3, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है और तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है 130 पिकोमीटर, 131 पिकोमीटर, ये भी 131 पिकोमीटर, ये भी 131 पिकोमीटर। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इनमें सिंगल वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये तो कितनी होगी 142 पिकोमीटर, और ये डबल वाली बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है 116 पिकोमीटर। तो रेजोनेंस ये यहाँ पे ये 142 पिकोमीटर है, ये भी 142 पिकोमीटर, और यहाँ पे ये कितनी है 116 पिकोमीटर। तो ऐसे ये भी 116, ये 142, ये 142 पिकोमीटर।
लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं और ये इन दोनों के इंटरमीडिएट है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है उससे तो ये छोटी है और कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उससे ये बड़ी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बोनेट आयन हमने लिखा है इसके अंदर ये कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये तो हमने एक सिंगल लाइन से दिखाया और बाकी हमने डॉटेड से दिखाया है। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना तो वो कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना ही वो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है? 1.5 बॉन्ड होता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं हम कार्बोनेट आयन के अंदर वो एक्चुअल में 1.33 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो कार्बोनेट आयन है जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारी ना तो सिंगल के इक्वल है ना डबल के इक्वल है, ये इन दोनों के बीच में से कोई एक वैल्यू होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कि जैसे हम बेंजीन में देखते हैं, बेंजीन के अंदर क्या होता है? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन की जब हम स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इसकी, ये बीच में मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। तो बेंजीन में जैसे यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 कि 1 और 2 के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। यहाँ 1 और 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो एक्चुअल में जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसके बीच में ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है और ना ही कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये हम रेजोनेंस के बारे में हमने लोअर क्लासेज में भी इस टाइप की प्रॉपर्टी को देखा है। तो कहने का मतलब कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ हमारी चेंज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे इस टाइप से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने ये बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उन एटॉमिक ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग अब दो तरीके से हो सकती है कि या तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के हेड टू हेड ओवरलैप करें, एक दूसरे के हेड टू हेड इस टाइप से, या एक दूसरे के साइड वाइज ओवरलैप करें। इसको अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे जब चैप्टर में आगे मूव करेंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से दो टाइप के हमारे बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है कि जब दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उन एटम्स के जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल आमने सामने से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो तब जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कब बनता हो? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है ये कैसी होती है? या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो या फिर जिनको इसका ही दूसरा नाम है को एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर इसी ओवरलैपिंग का एक और नाम है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कहने का मतलब जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स
एक दूसरे से हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से जैसे सामने से, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने से ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर इसका एक नाम और है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। तो ये हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। अब एक चीज यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, ऐसी एक्सिस जो दो एटम ओवरलैप कर रहे हैं, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस से पास होती हो। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उस एक्सिस को बोलते हैं जो दोनों ओवरलैपिंग जो एटम है उनके न्यूक्लियस से पास होती हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अभी यहाँ पे हम अलग अलग ओवरलैपिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग, कि जब दो एस ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करते हैं तो तब वो ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसका एग्जाम्पल लिया है, कि हाइड्रोजन का एक एटम उसका 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल, जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो इस टाइप से इस 1s की और इस 1s की ओवरलैपिंग हो जाएगी। और बीच में ये जो रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं और इसी की वजह से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हाइड्रोजन के एटम से ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो जब एक एस ऑर्बिटल की दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है तो उसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने की है कि जितने भी एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग हमारी हो जाती है, चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा एक्स हो, वाई हो या फिर जेड एक्सिस हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स हमारे स्फेरिकल होते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे हमारी एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, एस ऑर्बिटल्स हमारे ओवरलैप कर लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बीच में बना है ये एस एस ओवरलैपिंग से बना है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग इसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे, HF का मॉलिक्यूल लेंगे, उससे समझेंगे। अब ये HF का मॉलिक्यूल कैसे बना होगा कि ये हमारे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का हमारा 2pz ऑर्बिटल, ये 2pz ऑर्बिटल लिया है और ये हमारी यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हाइड्रोजन का हमारा 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का हमारा 2pz ऑर्बिटल। अब ये 2pz ऑर्बिटल इसलिए माना है हमने कि जब हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब हमारी z एक्सिस है, ठीक है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी z एक्सिस होगी तो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग से ये हमारा HF के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है HF के ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग से हमारा ये HF का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में हमने ये माना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी z एक्सिस है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस होगी केवल तभी हमारा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल फ्लोरीन का ओवरलैप कर पाएंगे। अगर हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है तो 2pz की जगह फ्लोरीन का px ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2px ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी x एक्सिस है। क्योंकि जिस एक्सिस के अराउंड में ओवरलैपिंग हो रही है
उस एक्सिस के साथ में जो ऑर्बिटल होगा वही तो ओवरलैप करेगा। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड एक्सिस थी, तो जेड एक्सिस के साथ में कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2pz ऑर्बिटल, इसीलिए 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ जो ऑर्बिटल होगा वही ओवरलैप कर पाएगा केवल। अब एक्स एक्सिस के अलोंग में px ऑर्बिटल होता है हमारा, तो ये ओवरलैप कर पाएगा। तो s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा x एक्सिस है, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसी टाइप से s ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी y एक्सिस है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा s ऑर्बिटल है और एक pz ऑर्बिटल है, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे या तो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग, मतलब इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल हमारा pz है और एक s है। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, या तो x है या y। अब x y के अलोंग या तो px ऑर्बिटल होता है और y एक्सिस के अलोंग py ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, pz लिया है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब हमारी फिक्स हो जाती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिटल लेना होगा जो उस एक्सिस के अलोंग में लाई करता है। अब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हमने या तो x एक्सिस ली है या फिर यहाँ पे y एक्सिस ली है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होना चाहिए था p वाला, वो या तो px होना चाहिए था या फिर वो py होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये pz है। तो pz वाला जो ऑर्बिटल होगा वो ना तो x एक्सिस के अलोंग होता है ना y एक्सिस के अलोंग, इसीलिए s और pz के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है या फिर y एक्सिस है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ओवरलैपिंग केवल तभी होगी जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में लाई करता हो। अगर x एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो px ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा s के साथ। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा y एक्सिस है तो py ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा z एक्सिस है तो pz ओवरलैप करेगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा डिफरेंट होगा और ऑर्बिटल हमारा डिफरेंट एक्सिस के अलोंग में लाई करेगा तो कभी भी उन ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं p ओवरलैपिंग, कि जब दो p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वो कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया है कि F2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। कि F2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि सपोज हमने यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस ले रखी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे Z एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब Z एक्सिस है तो जो ऑर्बिटल Z एक्सिस के अलोंग में लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। जैसे यहाँ पे हमारा 2pz ओवरलैप ऑर्बिटल है वो pz, जैसे यहाँ पे हमारा 2pz ऑर्बिटल है तो ये z एक्सिस के अलोंग में लाई करता है। दूसरे वाले फ्लोरीन एटम का भी जो 2pz ऑर्बिटल है वो z एक्सिस के अलोंग में लाई करेगा। तो जब ये दो फ्लोरीन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे अलोंग z एक्सिस, तो एक फ्लोरीन का जो एटम है उसका 2pz ऑर्बिटल, दूसरे वाले फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे को आमने सामने आ जाएंगे जब ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग z एक्सिस के अलोंग में हो रही है। तो इसीलिए इन दोनों की अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से, और इनकी ओवरलैपिंग से ये z एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग जब होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड हमारा यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में इस टाइप से ये सिग्मा बॉन्ड हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा PP ओवरलैपिंग की वजह से। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है
तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल है वो भी उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ही होने चाहिए। कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है तो px और px ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं। अगर इंटरन्यूक्लियर y एक्सिस है तो सिर्फ वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो y एक्सिस के अलोंग में लाई करते हैं, py और py। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी यहाँ पे ये z एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे z एक्सिस है और ऑर्बिटल हमारे px और py है, तो इनके बीच में जीरो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ना तो px लाई करता है ना py लाई करता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी यहाँ पे x एक्सिस है तो x एक्सिस के अलोंग ना तो px लाई करता है ना py लाई करता है, इसलिए यहाँ पे भी जीरो ओवरलैपिंग होगी। px और py और pz ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है। इसके बाद में pz और px, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे हमारी y एक्सिस है तो कभी भी pz और px के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे भी जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो ये हमने p ओवरलैपिंग के बारे में देख लिया, और ये जितनी भी ओवरलैपिंग हमने यहाँ पे देखी है तो सभी में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, एक दूसरे के हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस टाइप से जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या फिर इसी ओवरलैपिंग का नाम होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो इस टाइप से जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो कब बनता है? जब दो एटम्स के एटॉमिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, या फिर इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। कि जब दो एटम्स के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हो, ये होती है साइड वाइज, और इसको बोलते हैं हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो पाई बॉन्ड बनता है। जैसे ये दो हमारे p ऑर्बिटल है, अब अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे इस टाइप से, साइड साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में आप देख रहे हो ये हमारे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस न्यूक्लियस से पास होती है, ये न्यूक्लियस से पास हो रही है। तो जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऊपर भी हो रही है इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे भी शेयरिंग हो रही है इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड के अंदर ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पाई बॉन्ड के अंदर इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो पाई बॉन्ड में अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही होती है। तो ये हमने देख लिया कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि पाई बॉन्ड फर्दर कैसे बनता है। कि जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, अब नाइट्रोजन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। अब ये जो 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन px में, एक py में और एक pz में होता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो हाफ फील्ड होंगे। तो नाइट्रोजन के अंदर 3 ऐसे p ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड है, एक px py और pz। तो 3 p ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं एक नाइट्रोजन के एटम में।
तो जब दो नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो पहले वाले नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये नजदीक आएंगे तो 2 सेट बन गए हमारे पास 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ये नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का दूसरा एटम है, और यहाँ पे हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मानना है। तो जब ये 2 नाइट्रोजन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग में जो ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, इस टाइप से हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। और कौन से ऑर्बिटल होंगे जो जेड एक्सिस के अलोंग होंगे नाइट्रोजन एटम में, तो जेड एक्सिस के अलोंग में नाइट्रोजन एटम में 2pz ऑर्बिटल होते हैं। तो 2pz ऑर्बिटल की वजह से ये 2pz और इसका ये 2pz, ठीक है, ये 2pz यहाँ पे है। तो इस नाइट्रोजन एटम का ये 2pz और इस वाले नाइट्रोजन एटम का ये 2pz आपस में एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी हमारी जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग ही हमारा 2pz ऑर्बिटल लाई करते हैं। तो जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इस टाइप से हेड टू हेड ओवरलैप होगी, और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। अब नाइट्रोजन के पास pz वाले ऑर्बिटल का तो यूज हो गया, दोनों नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 2pz ये, दूसरे नाइट्रोजन का 2pz ये। लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी एक 2px ऑर्बिटल है हाफ फील्ड और एक 2py ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, जैसे ये दिख रहा है ना 2px ये 2py ये 2p, तो 2px में भी हाफ फील्ड है और 2py में भी। तो अब ये 2pz तो हमारे आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल ने तो ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया, लेकिन जो वाई एक्सिस के अलोंग में जो ऑर्बिटल होंगे, ये जो ऑर्बिटल है वाई एक्सिस के अलोंग में 2py, ये 2py और ये भी 2py, इनकी अब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये थोड़ा और इसको बड़ा बना देते हैं। तो ये जो 2py ऑर्बिटल है इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड पहले बना, फिर एक पाई बॉन्ड बना। अब यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल यूज हो गया, 2py ऑर्बिटल यूज हो गया। अब 2px हमारा बचा हुआ है दोनों नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे भी 2px बचा हुआ है, यहाँ पे भी 2px बचा हुआ है। और हमें पता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हमारी जेड एक्सिस है, तो 2px ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 2px को हम यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिन करना होगा कि ये हमने यहाँ पे 2px बना दिया है इस टाइप से, ये यहाँ पे 2px बना दिया है। इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, तो इनकी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस 2p, ये 2px, ये भी 2px, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से भी एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक हमने देखा ये सिग्मा है और 2 हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो इस टाइप से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे देखी है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनने के लिए एक प्रायर कंडीशन ये होती है कि पाई बॉन्ड से पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बन सकता है, पाई बॉन्ड से पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये 2pz और ये 2pz की वजह से पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना था ये वाला, उसके बाद ये ऊपर के 2 पाई बॉन्ड बने हैं।
तो एक चीज और अब यहाँ आगे देखते हैं कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो हमारी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसीलिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसीलिए इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, और पाई बॉन्ड के अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जो कि वीक होती है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और पाई बॉन्ड्स हमारे वीक होते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो तो आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस कि सिग्मा बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड्स हमारे वीक होते हैं। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डिटरमाइन करता है बॉन्ड की डायरेक्शन, और बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको डिटरमाइन करता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड किसी भी बॉन्ड की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, लेकिन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको तो ये डिक्रीज कर देता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। इसके बाद हमने देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाई करती है, कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाई करेगी। लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो अबाउ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लाई करती है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके ऊपर और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी पाई बॉन्ड में, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। इसके बाद कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो इस टाइप से और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बुक्स में, और देखोगे तो और भी यहाँ पे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है।